नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी थेरेपी पर। और हम लोग आज देखेंगे 22 जुलाई 2025 की करंट अफेयर्स। तो देखिए, सबसे पहले है कि संसदीय चयन समिति ने आयकर विधेयक 2025 पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। तो देखिए, इसमें बहुत सारा कुछ देखना है कि सबसे पहले तो ये देखें कि आयकर विधेयक 2025 पर जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है संसदीय चयन समिति ने, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशें क्या क्या हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि अधिकारियों को जो शक्ति दी गई थी उनको बरकरार रखी गई थी। कैसी शक्ति? जैसे अगर मतलब कार्रवाई करनी पड़ी तो खोज और जब्ती के दौरान वो अधिकारी सोशल मीडिया व निजी ईमेल तक पहुंच सकते हैं किसी व्यक्ति के, भले वो जबरन ही क्यों ना हो। तो वो अधिकार जो है अधिकारियों की वो बरकरार ही रखा है। इसके परिभाषाओं को भी अपडेट किया गया है, जैसे पूंजीगत परिसंपत्ति, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल, लघु और उद्यम, इन सभी परिभाषा को अपडेट किया गया। व्यवसाय और स्टार्टअप को प्रोत्साहन इसमें देने की बात कही गई है। अब देखिए, आयकर विधेयक 2025 है क्या, जिस पर ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आयकर विधेयक 2025 जो है ना, आयकर अधिनियम 1961 में 61 को बदलने के लिए लाया गया है। तो अभी जो चल रहा है वो आयकर अधिनियम 1961 चल रहा है, और अभी इसको बदलने के लिए आयकर विधेयक 2025 लाया गया है। बस यही दिखाइए कि इसमें कुछ कुछ ये है कि मतलब इन बहुत सारे धाराएं और जो अध्याय हैं उनको हटाया गया है। फिर टैक्स शेयर का मतलब इन सभी को सरल किया गया भाषाओं को। इसमें वर्चुअल डिजिटल एसेट के लिए प्रावधान की गई है, मतलब उनके कर लगाने जैसे नियम भी इसमें दिए गए हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पे। और भी बहुत कुछ बदलाव किए हैं जो कि इन कानून को सरल करता है, अधिनियम को। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आईएमएफ के अनुसार भारत तीव्र गति से भुगतानों की वैश्विक अग्रणी बनकर उभरा है। ये मतलब आईएमएफ कह रहा है कि भारत जो है तीव्र गति से भुगतानों में वैश्विक अग्रणी भूमिका निभा रहा है। तो देखिए, इसमें यही कहा रहा है कि यूपीआई ने है ना, यूपीआई ने वीज़ा को पीछे छोड़ दिया है और यूपीआई दुनिया के नंबर 1 रियल टाइम भुगतान प्रणाली बन गई है। याद रखिएगा इसको। जो यूपीआई है वो वीज़ा को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मतलब नंबर 1 जो है वो रियल टाइम भुगतान प्रणाली बन चुकी है। तो यूपीआई के बारे में बताया कि एनपीसीआई के द्वारा विकसित की है। एनपीसीआई जो है कंपनी अधिनियम के द्वारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में वो मतलब रजिस्टर्ड है, जो कि आरबीआई द्वारा विनियमित किया जाता है। और ये आईएमपीएस फ्रेमवर्क भी यूपीआई का है, तो याद रखिएगा, है ना। तो उसके द्वारा ही बनाया जाता है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो यूपीआई के पीछे जो डिजिटल फाउंडेशन है उनका क्या क्या रोल है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसके तहत 55 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए। आधार और डिजिटल पहचान, कनेक्टिविटी और 5G क्रांति, इन सभी के चलते यूपीआई को और ज़्यादा बल मिला है। हम लोग आगे चलते हैं कि यूपीआई भुगतान व्यवस्था कैसे बदल रहा है। तो देखें तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में ये काम करता है। इसके बाद है एक आसान एकीकरण, मतलब बहुत सारे इंटरलिंकिंग एक तरीके से हो गए हैं ना। इसके बाद इंटरऑपरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि मतलब कोई भी आप पेटीएम, फ़ोनपे, कहीं से भी आप पेमेंट कर दीजिए, कोई झंझट नहीं। इसके बाद सीमा पार भुगतान भी हो रहा है इससे। इसके बाद सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशस, फ्रांस, नामीबिया, ये सभी जो है इनका विस्तार हो गया है यूपीआई का। तो ये यूपीएससी में आया था, है ना, तो याद रखिएगा। इसके बाद अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका मतलब अभी सुविधा दे रहा है, तो इसके लिए ये यूपीआई बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। अब देखिए, उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपा। तो अब देखिए, ये त्यागपत्र सौंपने वाले तीसरे राष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। इससे पहले 2 राष्ट्रपति सौंप चुके थे। पहला कौन है? वीवी गिरी, ओके। वीवी गिरी जो थे, जो कि इंदिरा गांधी के टाइम राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़े हुए थे, तभी उसने अपना वो पर मतलब त्यागपत्र दिया था। और दूसरे थे वेंकटेश्वरमन, वो भी राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार खड़े हुए थे, इसलिए उन्होंने त्यागपत्र दिया था। अब देखिए, नेक्स्ट जो चलते हैं, वो रिक्ति को भरने के लिए जल्द से जल्द चुनाव कराए जाने की ये बोली गई है संविधान द्वारा। कोई डेडलाइन नहीं दिया गया। याद रखिए, राष्ट्रपति अगर पद रिक्त करती है तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है, लेकिन उपराष्ट्रपति अगर पद रिक्त करती है तो संविधान ने कहा है कि जल्द से जल्द चुनाव कराएं, डेडलाइन नहीं दिया है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आर्टिकल 63, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64, राज्यसभा का ये पदेन सभापति होगा। 65 बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति या आकस्मिक रिक्ति होने पर राष्ट्रपति के रूप में ये कार्य करेगा और उसके कार्यों का निर्वहन भी करेगा। कौन? उपराष्ट्रपति। और 66 में है कि दोनों सदनों के मतलब चुनाव में निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाएगा, जिससे कि सदन के दोनों सदस्य मतलब राज्यसभा और लोकसभा के दोनों सदनों के सदस्य होंगे। इसमें निर्वाचित भी होंगे और मनोनीत भी होंगे, याद रखिएगा, है ना।
अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होगा। योग्यता क्या क्या होनी चाहिए? नागरिक होने चाहिए, 35 वर्ष की आयु, राज्यसभा का सदस्य बनने के पात्र होने चाहिए। अनुच्छेद 67 के अगर हम लोग देखें तो 5 वर्ष की अवधि धारण करती है ये। राज्यसभा के तत्कालीन, अच्छा इसको हटाने के लिए कैसे हटा सकते हैं? तो राज्यसभा के तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत से पारित द्वारा हटाया जा सकता है और संकल्प पर लोकसभा की सहमति होनी चाहिए। मतलब लोकसभा में जो है ना वो नॉर्मल बहुमत जो कि जो साधारण बहुमत है, जितना उपस्थित है और जितने मतलब उनका मतदान 50% से अधिक वोट करें, मतलब उपस्थित और मतदान करने वालों का बहुमत वो है साधारण बहुमत, तो ये लोकसभा वो करेगा। लेकिन स्टार्टिंग जो है ना वो होगा तत्कालीन बहुमत से। तत्कालीन बहुमत होता है 2/3, मतलब जितने लोग उपस्थित हैं उसका 2/3 ऐसा ही कुछ है। मैं भूल रहा हूँ इसलिए मैं बोल नहीं रहा, आप एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा। हाँ, अगर मौका रहा तो मैं कल आपको फिर से बता दूंगा ये बात। देखिए, संसद सदस्यों को न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को पद से हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव पेश किए हैं। तो इसमें कुछ आर्टिकल देखना है हम लोग को। 124(4) में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने से संबंधित है। ये न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के द्वारा विनियमित होती है। ये 124(5) इनके क्लॉज के अंदर बोला गया है कि 124(4) के अंतर्गत प्रस्ताव के प्रस्तुत किए जाने तथा राष्ट्रपति के कदाचार एवं असमर्थता की जांच और सिद्ध करने की प्रक्रिया का कानून के जरिए विनियमन कर सकेगी। तो कानून कौन सा है? न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के द्वारा विनियमित होगी। अब देखिए, अनुच्छेद 217 ये हाईकोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के लिए 124 था और हाईकोर्ट के लिए 217 1B और 218 जो है ये वही बोल रहा है कि हाईकोर्ट के लिए भी कानून के द्वारा ही विनियमित होगी, जो कि ये दोनों हैं, बस वही। मतलब इसके बाद देखिए, लोकसभा के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया में लोकसभा के 100 सदस्यों या राज्यसभा के 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित करके मतलब अध्यक्ष या सभापति के सामने प्रस्ताव को भेजा जाता है। इसके बाद यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया तो फिर एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा और इन समिति में सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश होगा, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा और एक प्रतिष्ठित न्यायविद होगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायविद होंगे। अच्छा, न्यायाधीश को मतलब ये कौन से आधार पर हटा सकते हैं? कदाचार या फिर अक्षमता। अगर इन पे दोषी पाती है तो इनको वो रिकमेंड कर सकता है, और अगर वो उस 3 समिति ने इनको झूठा नहीं पाया तो फिर तो होगा ही नहीं, आगे बढ़ेगा ही नहीं। अगर उन्होंने पास कर दिया कि हटा सकते हैं तो फिर आगे बढ़ेगा। इसके बाद देखिए, इनको विशेष बहुमत से हटाया जा सकता है। उस सदन की कुल सदस्य का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। यह ध्यान रखिएगा, उस सदस्य की कुल सदस्यता मतलब जितने लोग मतलब सदन में हैं, जितने भी लोग, जैसे लोकसभा में 543, तो 543 का 2/3 नहीं, सॉरी 543 का आधा, लेकिन जो सदन में उपस्थित है उसका 2/3 ऐसा है ना। मतलब आज सदन में जितने भी उपस्थित हैं उनका 2/3 लोग, और लेकिन ये जो कुल सदस्य संख्या है उससे कम, उसका कम नहीं होना चाहिए उसके बहुमत से। अब देखिए, इसका विशेष बहुमत से प्रस्तुत करना होता है, हम लोग देख लिए। इसके बाद उसी सदन में राष्ट्रपति को भी प्रस्तुत किया जाना है, मतलब अगले सदन में नहीं रख सकते, और राष्ट्रपति पद से हटाने का आदेश जारी करता है। इसके बाद संविधान में न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। अब देखिए, सरकार ने कोयला क्षेत्र की संधारणीयता और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख रणनीतियों की रूपरेखा तैयार की। तो देखिए, भारत के पास दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कोयला भंडार है। ऊर्जा की ज़रूरतों को 55% पूरा करता है ये भारत के। अब देखिए, कोयला को संधारणीय सुनिश्चित करने हैं तो पहले क्या क्या है? ग्रीनिंग और बायो रिकल्मिनेशन। ये खनन हो जाने के बाद उस क्षेत्र में वनारोपण होगा, ये बोलता है। ये कौन करेगा? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के हरित ऋण कार्यक्रम के जरिए होगा, है ना। इसके बाद है खदान के उपचारित जल का उपयोग। इसका उपयोग सिंचाई, औद्योगिक उपयोग और पर्यावरण संबंधी सेवाओं के लिए किया जा सकता है। ओवरबर्डन से रेत निकालना, मतलब खनन के द्वारा निकाली गई अतिरिक्त मिट्टी या पत्थर, जिसको ओवरबर्डन कहा जाता है, उससे रेत को अलग कर सकते हैं। इससे नदी पारिस्थितिकी तंत्र का पुनरुद्धार और संरक्षणीय विकास में मदद मिलेगा हमें। ब्लास्ट फ्री खनन प्रौद्योगिकी। खनन हेतु ड्रिलिंग या ब्लास्ट से बचने के लिए सरफेस माइनर्स या फिर कंटिन्यूअस माइनर्स व रिपर्स का प्रयोग करना। स्वच्छ कोयला व नवीकरणीय ऊर्जा पहल। इसमें कोयला गैसीकरण, कोल बेड मीथेन इत्यादि पर ध्यान केंद्रित शामिल है। तो याद रखिएगा, ये सब एक एक पॉइंट है ना, अगर पूछ लिया मेंस में तो आप यूज कर सकते हैं इनको। आयात को कम करनी है तो हम लोग क्या क्या उपाय कर रहे हैं कोयला के?
तो हम लोग बोल रहे हैं घरेलू उत्पादन और खपत में हम लोग वृद्धि कर रहे हैं। निकासी और आपूर्ति श्रृंखला में भी सुधार हो रहा है, जिसमें फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजनाओं को मतलब यूज में लाया जा रहा है। शक्ति नीति के अंतर्गत वित्तीय सहायता भी प्रदान किया जा रहा है। और कुकिंग कोल मिशन, इसमें इस्पात क्षेत्र के लिए कुकिंग कोल आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया है, क्योंकि इस्पात जो है ना, स्टील, उन सब के लिए कुकिंग कोल आवश्यक है। अब देखिए, भारत में छात्र आत्महत्या संकट ने सुप्रीम कोर्ट पर ध्यान केंद्रित किया। तो एनसीआरबी 2022 के अनुसार भारत में कुल आत्महत्याओं में 7.6% जो है आत्महत्या छात्रों द्वारा की गई थी। और छात्रों द्वारा आत्महत्या दर जो है छात्राओं की आत्महत्या दर से अधिक है, मतलब लड़के ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं। अब देखिए, सुसाइड सबसे ज़्यादा हो रहा है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश में। और इसके पीछे कारण क्या है? शैक्षिक कारण है, संस्थागत कारण है, पारिवारिक कारण है, सामाजिक कारण है। ये सब पता है आपको। शैक्षिक कारण मतलब पढ़ाई में असफलता हो गया हो, नकारात्मक माहौल हो रहा हो वहाँ पे। संस्थागत मतलब बुलिंग हो रहा, जाति भेदभाव, ये सब। पारिवारिक मतलब पारिवारिक संघर्ष हो रहा, माता पिता से उपेक्षा हो रही है, अवसाद हो रहा है, मतलब डिप्रेशन में जा रहे हैं। सामाजिक कारण मतलब है कि सामाजिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और मदद लेने को लेकर हीन भावना उत्पन्न होने के कारण। अब सरकार द्वारा क्या उठाए गए कदम, जैसे मनोदर्पण एक शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया कार्यक्रम है, जो कि परामर्श हेल्पलाइन और लाइव इंटरेक्टिव स्रोतों के माध्यम से लाखों छात्रों की मदद कर चुका है, मनोदर्पण। इसके बाद राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित टास्क फोर्स भी है। इसके बाद यूजीसी की भी अपनी मानदंड है, उनको भी वो भी सलाह देते रहते हैं। अब देखिए, डार्क पैटर्न्स पे चलते हैं हम लोग, अब छोटे छोटे करंट अफेयर्स पे चलते हैं। तो डार्क पैटर्न्स पर केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के बावजूद डार्क पैटर्न्स जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर यूजर्स को अवांछनीय सब्सक्रिप्शन और छिपे हुए शुल्कों में फंसा रही है। तो ये हुआ कब था? 2023 में जो है ना, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण जो है, सेंटर कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है, उन्होंने डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमन हेतु दिशा निर्देश 2023 को अधिसूचित किया था। इसके माध्यम से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत 13 प्रकार के डार्क पैटर्न्स को अनुचित व्यवसाय व्यवहार घोषित किया था, 13 प्रकार के। तो फिर भी ये सब मान नहीं रहे ओटीटी वाले। अब देखिए, डार्क पैटर्न्स है क्या, ये तो पता है होगा, नहीं तो देख लीजिए। डिज़ाइन और चॉइस बनावटों का उपयोग कर उपभोक्ताओं को ऐसी निर्णय लेने के लिए प्रेरित करते हैं जो उनके हित में नहीं है। इसका मतलब है कि नहीं लिखा था वहाँ पर कि ऑफर इंड्स इन मतलब 3, 2, 1 सेकेंड्स, तो वो सब मतलब क्या करते हैं, जल्दी खरीदो जल्दी खरीदो। या फिर आपको पता चलेगा कि आपका प्राइस लिखा हुआ है 200 रुपये, जैसे आप चेकआउट करने जाएंगे तो इतना भी है कि एक्स्ट्रा फीस लग जाएगा और 500 रुपये, तो आपका दाम हो गया 700। तो वैसे वो वाला बोलते हैं उनको डार्क पैटर्न्स। अब देखिए, अनुच्छेद 324। तो भारत के निर्वाचन आयोग ने कहा है कि अनुच्छेद 324 के तहत प्रदत्त शक्तियाँ उसे निर्वाचन नामावली तैयार करने सहित चुनाव के सभी मानदंडों के अधीक्षण और निर्देशन का पूर्ण अधिकार प्रदान करती है। ये निर्वाचन आयोग द्वारा इसलिए कहा गया क्योंकि अभी जो बिहार में SIR चल रहा है, स्पेशल जो अभी रजिस्ट्रेशन वहाँ पे चल रहा है, तो उसके बहुत ज़्यादा विरोध का सामना करना पड़ रहा है, मतलब केंद्र सरकार को भी और निर्वाचन आयोग को भी। तो निर्वाचन आयोग को इसलिए बोलना पड़ा ये बात कि ये 324 के अंतर्गत हमारा ये अधिकार है भाई। अब देखिए, अनुच्छेद 324(1) में क्या कहा गया कि संसद प्रत्येक राज्य के विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के चुनावों के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करने तथा इन चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार किसके पास होगा? निर्वाचन आयोग के पास होगा। और अनुच्छेद 326 में कहा गया है कि इसके अनुसार है कि कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है मतदान कर सकता है। चलिए, यही हम लोग को जानना था। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बिल ऑफ लैंडिंग बिल। संसद ने बिल ऑफ लैंडिंग विधेयक 2025 को पारित कर दिया है। ये शिपिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए कानूनी फ्रेमवर्क को अपडेट करता है और सरल बनाता है, बस इतना ही। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र नितल प्राधिकरण, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, ये है क्या? अंतर्राष्ट्रीय भू समुद्र नितल प्राधिकरण जो है, उन्होंने डीप सी माइनिंग नियमों पर आम सहमति अभी तक नहीं बन पाई है उनके बैठकों के बावजूद। तो ये है क्या अंतर्राष्ट्रीय समुद्र नितल प्राधिकरण? ये एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। कहाँ है मुख्यालय? क्रिस्टन, जमैका में है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय 1982 और समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के भाग 11 के कार्यान्वयन से संबंधित समझौता 1994 के एग्रीमेंट के तहत की गई थी। अब देखिए, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। इसका कार्य है ये है कि डीप सी बेड, जो गहरा समुद्र नितल है, उनसे संबंधित गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले हानिकारक प्रभावों से समुद्री पर्यावरण की प्रभावी संरक्षण सुनिश्चित करना। इनके 170 सदस्य हैं, भारत भी इनका सदस्य है। नेशनल लिस्ट फॉर एसोसिएशन
डायग्नोस्टिक्स। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद ने नेशनल लिस्ट ऑफ एसोसिएशन डायग्नोस्टिक्स को अपडेट किया है। तो ये नेशनल लिस्ट फॉर एसोसिएशन डायग्नोस्टिक्स क्या है, ये इसको देख लेते हैं थोड़ा। ये जो है ना स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों जैसे कि ग्रामीण उप स्वास्थ्य केंद्रों, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों आदि पर जो उपलब्ध न्यूनतम आवश्यक डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं उनकी सूची प्रदान करता है ये नेशनल लिस्ट ऑफ एसोसिएशन डायग्नोस्टिक्स। तो ये किसके द्वारा अपडेट किया गया इसके लिस्ट को? भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। वैसे ये आएगा नहीं, बस थोड़ा देख लिया है, लिखा हुआ है ना। अब पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन, तो ये 2015-16 में लॉन्च किया गया था। पूर्वोत्तर राज्यों में जैविक खेती की अपार क्षमताएं उनका उपयोग करने के लिए यह योजना अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, मतलब 7 सिस्टर्स प्लस इधर हो गया आपका सिक्किम, इन सभी में ये लागू है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मेरी पंचायत एप्लीकेशन, तो मेरी मोबाइल एप्लीकेशन जो है मेरी पंचायत, उनको वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्राइज 2025 में चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह भारत की पंचायतों के लिए गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य 2.65 लाख ग्राम पंचायतों में 25 लाख से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधियों को सशक्त बनाना है, जिससे ग्रामीण शासन में डिजिटल तकनीकी का समावेश हो सके और पारदर्शिता लाई जा सके। क्रियान्वयन कौन करता है? केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय तथा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत केंद्रीय सूचना विज्ञान केंद्र इसकी पहल है। ठीक है, अब देखिए भारत NCX क्या है? तो राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास है, नेशनल NCX। ये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के सहयोग से आयोजित किया जाता है। देश में साइबर सुरक्षा और साइबर अटैक से निपटने की तैयारी को मजबूत करना, यही है ना। हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। लेसोथो क्या है भाई? लेसोथो देखिए साउथ अफ्रीका है चारों बगल, और साउथ अफ्रीका से घिरा हुआ देश है लेसोथो। तो लेसोथो में याद रखना है कि यह स्थल रुद्ध देश है। इसको किंगडम इन द स्काई भी कहा जाता है क्योंकि ये समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसमें पर्वत श्रेणियां में अगर हम लोग देखें तो इसका ड्रैकन्सबर्ग पर्वत जो कि पूर्वी सीमा में है। ड्रैकन्सबर्ग पर्वत मैंने इसलिए हाईलाइट किया क्योंकि साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे भी पाया जाता है इसका ड्रैकन्सबर्ग पर्वत। बाकी तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होता है। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।